हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को राम राम। हम लाए हैं आपके बीच में रामबाण प्रश्न है। वर्णमाला के 30 क्वेश्चंस लाए हैं। 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं आपकी तैयारी के लिए। देखिए, हम लोग एक एक क्वेश्चन को धीरे आराम से पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा की मूल इकाई होती है। भाषा की मूल इकाई क्या है भी? संकेत, वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि। तो हमारा विकल्प घ सही हो जाएगा। भाषा की मूल इकाई क्या होती है भैया? ध्वनि होती है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि होती है। दूसरा प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से व का कौन सा स्थान भैया? ओष्ठ, कंठतालव्य, दंतोष्ठ। ये दंतोष्ठ लिखेगा, दंतोष्ठ। मिस टाइपिंग हुई है, मिस प्रिंट। कंठोष्ठ कौन सा है? व बोलेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, स्थान आएगा? दंतोष्ठ आएगा। ग विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दंतोष्ठ। व बोलिए, व बोलेंगे तो हमारा जो है होठ जो है दांत में सटेगा, इसलिए दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अ, उ, आ, ई। अ क्या है भैया? ह्रस्व स्वर है। उ भी क्या है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व छोटी भी है, ह्रस्व स्वर है। हमारा ग जो विकल्प जो है आ, यही हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। विकल्प सही है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? बता दें कि वर्णमाला की भेद कितने होते हैं भैया? 2, 5, 3, 4। हमारा क विकल्प सही हो जाएगा। 2 भेद होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक स्वर होता है और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है आपके सामने, स्वर के भेद अब कितने होते हैं? वर्णमाला के 2 भेद होंगे, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो स्वर के हम क्या हो जाएगा? विकल्प ख सही हो जाएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद है भैया? एक ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत, या इसको बोलते हैं प्लुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, प्लुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ, उष्ण, आगत, अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। हमारा घ विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्या है? अयोगवाह में एक अंग होता है और अह होता है। ठीक है, अंग और अह ये हमारा 2 अयोगवाह में आते हैं। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12, 13, 11, 10। स्वरों की संख्या तो पता है 11 होती है। ठीक है, 11 और 13 दोनों आयोग मान रहा है, लेकिन ठीक है 11 और 13 दोनों मान रहा है। 11 जहाँ विकल्प आता है वहाँ आप 11 लगाएंगे, जहाँ 11 विकल्प नहीं रहेगा वहाँ 13 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा पूछा है क्वेश्चन कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आइए देखते हैं। अ की मात्रा है ये, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसकी गणना नहीं की जाती है, कोई मात्रा अ की नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा घ विकल्प सही हो जाएगा 10। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? हंस पद ये इधर साइड का रहा है या फिर इधर, या ग में विस्मयादि बोधक चिन्ह ये तो है। ये हमारा हंस पद होता है। ठीक है, यदि हम कोई वाक्य लिखते हैं, यदि उसमें कोई वाक्य छूट जाता है तो उसे दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं हंस पद का चिन्ह बोलते हैं। जैसे राम घर जाता है,
राम घर जाता है, राम घर जाता है में क्या होता है भैया, यदि घर छूट जाता है, ये घर यदि छूट जाएगा तो उसको जो है हंस पद भेद दिखा करके हम ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, ये होता है विराम चिन्ह हंस पद का। आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्रिया, अक्षर, सर्वनाम, वर्णमाला। तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये इनका परिभाषा हो गया वर्णमाला का। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। त्र, य, क्ष, ज्ञ। इसको पता करते हैं कि कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है। तो त हमारा त और र के जुड़ने से बनता है। छ क और स के मिलने से बनता है। ज्ञ ज प्लस य के योग से बनता है। और ख हमारा जो य, इसका कोई संयुक्त वाक्य नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। यह ख विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर आपके सामने, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। कौन सा वर्गीकरण है संबल। ये संबल जो शब्द है ध्वनि निकलेगा तो कौन सा वर्गीकरण है, संयुक्त या द्विक रहेगा। द्विक, द्विक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से संबल, संबल को शब्द बोलते हैं तो एक अक्षर जो है हमारा आधा होता है तो जस्ट बाद जो अक्षर आता है यदि वो वही अक्षर नहीं होता है, दूसरा अक्षर आता है तो उसे हम संपृक्त ध्वनि बोलते हैं। यदि सेम आधा अक्षर का दूसरा अक्षर जो आता है वही होता है तो उसे हम युग्मक ध्वनि बोलते हैं या द्विक ध्वनि भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही का नाम है, अलग अलग। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। जो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन, व्याकरण, बोली, स्वर। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, घ विकल्प सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतंत्र जो है हमारे मुख से बाहर निकल जाती है, वो होती है क्या, स्वर होती है। आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि द प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ, इसके जुड़ने से क्या बनता है, दकस नहीं, ढंग ये भी नहीं बनेगा, दकश ये भी नहीं बनेगा। देखते हैं तो द हलंत लगा है तो द और अ के मिलने से क्या बनता है, द होता है। क और श और अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, छ बनेगा। तो ये विकल्प किस में दिया है, घ में दिया है, तो इसलिए घ हमारा दक्ष सही हो जाएगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन अल्प विराम ओष्ठ, अल्प विराम नहीं, अल्प प्राण, क्या है, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, ओष्ठ, अघोष, अघोषित लिखा है, अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने लोग अच्छे आते हैं, देखिए क वर्ग से लेकर के म तक, प वर्ग तक जो है हमारा स्पर्श व्यंजन में है, जो कि सभी अक्षर दिए गए हैं। आई अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन कौन सा अक्षर होता है, पहला, तीसरा और पांचवा जो है हमारा अल्प प्राण में आते हैं। इसमें आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद महाप्राण किस में आएगा, चौथा और पांचवा, सॉरी दूसरा और चौथा में हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, तो पहला तीसरा में तो पहला में प मिल गया, तीसरा कोई शब्द अक्षर है, द है, प और द, ये तो द। ठीक है, ये अल्पप्राण में है। अब इन दोनों के अंदर छांटना है कि कौन सा है। ये देखते हैं, अघोष। अघोष कौन कौन सा होता है, पहला और दूसरा होता है, पहला और दूसरा होता है। प हो गया हमारा पहला अक्षर अघोष। ठीक है, दूसरा द भी जो है हमारा अघोष है। ठीक है, फिर कह रहा है ओष्ठ। ओष्ठ इसमें से कौन सा है, थ बोलेंगे तो ओष्ठ से जो हमारा उच्चारण नहीं होगा, स्पर्श नहीं करेगा। प जो है हमारा स्पर्श करता है होठ से, इसलिए इस चारों
का प्रश्न का जो है हमारा क विकल्प प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। लुंठित ध्वनि है, लुंठित ध्वनि है ड़ ध र न, इसमें से लुंठित ध्वनि कौन सी है भाई? ड़ है? नहीं है। ध ये भी नहीं है। न ये भी नहीं है। आपका र विकल्प जो है ग विकल्प र सही हो जाएगा। ये लुंठित ध्वनि है। ठीक है, इसको प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं इसको। आइए बात समझ में। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विशिष्ट व्यंजन है ड़ व क्ष, ये ड़ल है, ये नया व्यंजन है, इसको जोड़ा गया है वर्णमाला में। ये इसको लेकर के कुल टोटल 53 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। ठीक है, तो हमारा घ विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यही विशिष्ट व्यंजन है, इसको कहते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि व्यंजन के भेद हैं, व्यंजन के भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 5। व्यंजन के कितने भेद हैं भाई? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? आइए देखते हैं। व्यंजन एक होता है स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है उष्ण व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है? उष्ण व्यंजन। ये व्यंजन के भेद हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वो 2, 5, 3, 4। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ग। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं स्वर। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। और तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। ठीक है, क्या होता है? प्लुत होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आश्चर्य, निम्नलिखित में से आश्चर्य चिन्ह का संकेत क्या है? ये किसका चिन्ह भैया? इसको विसर्ग का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ का चिन्ह है? विसर्ग का चिन्ह है। ये क्या है? उद्धरण, दोहरा उद्धरण। ठीक है, ये दोहरा उद्धरण का चिन्ह है, उद्धरण। ठीक, ये हमारा क्या है? घ। ये जो प्रश्न, इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा ग विकल्प से हो जाएगा। इसको आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं या इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं। कब लगाते हैं? हर्ष, विषाद। ठीक है, अचानक से कोई चीज़ देख लिए तब इसका प्रयोग करते हैं। घृणा के लिए करते हैं, भय के लिए करते हैं, करुणा के लिए करते हैं। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत। जीभ जब दांत में लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? दंत बोलेंगे, कंठ बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे, मूर्धन्य बोलेंगे? नहीं, ये हमारा क विकल्प से हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? दंत बोला जाता है। ठीक है, दंत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्ण नुक्ता है? नुक्ता वर्ण कौन सा है? श, ढ, छ, ज। ज के नीचे बिंदी दिया हुआ है, ये हमारा नुक्ता वर्ण हो जाएगा। आता है ज, फ, ग। ठीक है, ये सब वर्ण किसमें आते हैं? ये नुक्ता वर्ण होते हैं। ठीक है, न। ठीक है, इसमें इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धन्य, नाभिकीय, कंठ, तालव्य। तो ङ का सब उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ङ का उच्चारण स्थान, इसको ङ जब बोलते हैं तो नासिका लिखा है, नासिक, नाभिक लिखा है, नासिक्य। ठीक है, तो हमारा ये ङ जो है कहाँ से बोलते हैं? नाक से बोला जाता है, नासिक्य हो गया। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से अयोगवाह वर्ण है। अब अयोगवाह वर्ण छांटना है, इसमें से कौन सा है? अगला पिछले बार क्वेश्चन में बताए थे, अयोगवाह कौन सा इसमें है भाई? अयोगवाह ङ, ग, ङ, अ। हमारा ग विकल्प सही हो जाएगा। क्या होता है? अह।
ठीक है। अंग और अह ये जो है हमारे दो अयोगवाह है। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। व्यंजन को यदि स्वर रहित लिखना है तो किस व्यंजन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, किस चिन्ह का, अनुस्वार, हलंत, स्वर, अनुनासिक। कौन सा हो जाएगा भाई, अनुनासिक होगा, स्वर होगा, हलंत होगा, स्वर होगा, अनुनासिक। तो कोई व्यंजन हम जैसे लिखते हैं, क लिखते हैं, यदि उसको हमको आधा करना है, स्वर रहित करना है, इसमें क्या लगाते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, हलंत बोला जाता है। तो हमारा हाँ ख जो है सही हो जाएगा विकल्प। आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से, सारे क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए आंसर, देखिए और हल करते रहिए। एक रजिस्टर पेन में लेकर के बैठिए, उसमें मिलाइए कितने कौन सा आंसर सही है। ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ। तो हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य ख विकल्प सही हो जाएगा। ट वर्ग में क्या आता है, ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, सॉरी नहीं ढ आता है। ठीक है, ढ आता है और ड़ आता है, और एक आता है हमारा षटकोण से, ये सभी मूर्धन्य है, मूर्धा से निकलते हैं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन कि वह कौन सा वर्ण है जो प्रत्येक व्यंजन में अंतर्निहित होता है। कौन सा वर्ण है, आ सभी व्यंजनों में होता है, व्यंजन क ख ग घ ng पूरा है, उसमें क्या अ जो है, आ जो है सभी में आता है, नहीं। अंग सब में लगा होता है, नहीं, ये सब में अपने आप निहित होता है, अंतर्निहित होता है, वो कौन सा है, ख विकल्प सही हो जाएगा। अ जो है हमारा सभी अक्षरों में लगा, जैसे क में आधा है, अ जुड़ा है, ये अ लगता है तब हमारा जाकर पूरा क बनता है। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, क्या कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, गुरु, दीर्घ, प्लुत, क और ख दोनों। गुरु जिन वर्णों को उच्चारण, स्वरों को उच्चारण करते हैं जिसमें अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, तो उसे गुरु मात्रा है या दीर्घ मात्रा बोलते हैं। तो हमारा ये घ विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। गुरु भी बोला जाता है, उसको गुरु भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, दीर्घ मात्रा भी बोला जाता है। ठीक है। गुरु और दीर्घ मात्राएं बोला जाता है, उसका चिन्ह एस की तरह होता है, किस तरह होता है, एस की तरह होता है। आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह कौन सा व्यंजन है जिसमें सांस तीव्र वेग में स्वर यंत्र पर संघर्ष करती हुई निकलती है। य, श, ह, छ। हाथ लगाकर देखेंगे ऐसे उनके पास, बोलेंगे सांस किसमें, सांस तीव्र गति से बाहर स्वर यंत्र पर संघर्ष करते हुए निकलती है। तो ह जो हमारा विकल्प है, ह बहुत तेजी से तीव्र वेग से आता है और स्वर से संघर्ष करते हुए आता है, तो हमारा ह जो है विकल्प सही हो जाएगा। ह जो सही हो जाएगा ग विकल्प का। आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4, 6। ये बताइए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ख विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा 2, कितने होते हैं, 2 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। एक होता है मूल स्वर होता है, मूल स्वर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है संधि स्वर होता है। ठीक है, संधि स्वर होता है। मूल स्वर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, लघु स्वर बोल सकते हैं। लघु स्वर वो क्या होता है, एक खंड होता है, एक खंड। ठीक है, एक खंड होता है इसमें, एक खंड। और संधि स्वर में क्या होते हैं, 2 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं, 2 खंड होते हैं। ठीक है, इसको दीर्घ भी बोलते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार हो जाता है, गोल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवृत्तमुखी, समृद्ध, वृत्तमुखी। इनमें से कोई नहीं। अवृत्तमुखी क्या होगा, अवृत्तमुखी है, नहीं। समृद्ध है, ये भी नहीं है, इसमें है ही नहीं है। वृत्तमुखी, वृत्तमुखी यदि इसको हम बोलते हैं
ठीक है। जब बोलते हैं तो हमारा ओठ क्या आता है, गोल हो जाता है। जैसे क्या क्या है हमारा, ऊ बोलिए, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। इसको बोलेंगे तो हमारा होंठ कैसा हो जाएगा, गोल आकार हो जाएगा। ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये आपके लिए है। आप बताएंगे कि 30 में से कितना क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिएगा। ये है लाइक और सब्सक्राइब के लिए आज के लिए। अच्छा लगे हो तो कर दीजिएगा लाइक, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ऐसे ही खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी को। राधे राधे।